हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ दीवाने विद्याकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी जो कि बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 50 MCQ को सॉल्व करेंगे। और मैं बता दूं, यदि आज के इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से आपका 10 नंबर पाका आ जाता है। अर्थात मॉडल पेपर से, ठीक है, बिहार बोर्ड डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों को पूछ लेता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 85 MCQ को देखेंगे और क्या करेंगे, ट्रिक के साथ इसे याद भी कर लेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और बच जाता है जो 50 उसको नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए लिख रहा है क्या, यहाँ पर लिख रहा है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 क्या है, MI है, आपका हिंदी है यानी मातृभाषा है। आपका टाइम कितना देगा, 3 घंटा 15 मिनट। ये जो 15 मिनट रहता है ये क्वेश्चन को पढ़ने के लिए होता है। टोटल मार्क्स कितना रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। और आप रहल बात की MCQ कितना रहेगा, तो 100 MCQ रहेगा और आपका बनाना होता है 50। साथियों, आप अपने बोर्ड पे एग्जाम में बीच का मारिएगा, ठीक है। जो आपको आंसर कन्फर्म याद आता है ना, उसी आंसर को लगाना, क्योंकि आपको प्रश्न दुगुना मिल रहा है। तो इसलिए आप एक भी MCQ को गलत मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए आज का जो हमारा 50 जो टारगेट वाला MCQ है उसको हम करते हैं और 50 जो बच जाते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते चलिए लाइव चैटिंग में, ठीक है। ओके, कह रहा है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए। मतलब अपना हाई नॉलेज गेन करने के लिए, पढ़ने के लिए भीमराव कहाँ गए थे। आप लोग भी अपने हाई नॉलेज गेन करने के लिए किसी सिटी में जाते हैं, है ना। किसी बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो विदेशों में जाता है ना। तो बताइए वो कहाँ गए थे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, वे गए थे अमेरिका में। कहाँ गए थे, अमेरिका में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जाति पाति तुर्क मंडल वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो जाति पाति तुर्क जो मंडल हुआ था यह आपको 1936 ईस्वी को हुआ था। साथ ही ये जो सारे के सारे क्वेश्चन क्यों है, क्या है, तो VBI क्वेश्चन है, क्योंकि मॉडल पेपर से सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में ही पूछ लिया जाते हैं बहुत से प्रश्न। इसलिए सारे के सारे वीडियो जितने भी मैं 5 सब्जेक्ट को बनाऊंगा आप एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर प्रश्न का करेक्ट आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को क्या कुछ भी दे दूंगा, नहीं नहीं। निम्न में से कौन पड़ोसियों का औरागर्दी छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। कौन लट्टू नचा रहा था, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि मदन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भारत से हम क्या सीखे, शीर्षक पाठ की विधा क्या है। मैं एक बात बता दूं, ध्यान से सुनना। आपके पाठ में जितने भी पाठ है, ठीक है, जितने भी पाठ है उसके क्या क्या याद करना है आपको, शीर्षक याद कर लेना है, ठीक है। ध्यान से सुना। उसके बाद उस शीर्षक के क्या है, विधा क्या है, ठीक है। विधा के बाद उसका लेखक क्या है, ठीक है। और लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का मृत्यु कब हुआ, लेखक के बारे में कुछ डिटेल आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि हर साल इस तरीके से 5 या 6 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। इसलिए सारे के सारे चीज बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो था स्पीच, अर्थात वो क्या था, भाषण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा है क्या कि चारू चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो आप सही कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। जी हाँ, क्या थी लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा, तो वो था
मराठी। वो क्या था? वो था मराठी, यानी मराठी भाषा में अपने लिए शिक्षा अर्थात नॉलेज हासिल किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहता है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो बिल्कुल सिंपल सा पढ़ रहे हैं, कौन से? देवनागरी लिपि से है, तो देवनागरी लिपि होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? ध्यान सुनना, निम्न में से कौन गणितज्ञ है? तो निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ है? तो है महावीर आचार्य। जो महावीर आचार्य है वो क्या है? जैन गणितज्ञ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना। कहते हैं बहादुर शीर्षक कहानी के लेखकों का नाम क्या है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? अमरकांत। इसको ट्रिक से कैसे याद कीजिए? ध्यान सुनो, जो बहादुर व्यक्ति होता है, ध्यान सुना, जो बहादुर व्यक्ति होता है वह कभी मरता नहीं है, अर्थात वह अमर होता है। तो यहाँ से रिलेट कर लेना कि बहादुर शीर्षक कहानी के जो लेखक होंगे वो हो जाएंगे अमरकांत जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? मतलब क्या हुआ कि बहादुर जो चैप्टर है उसमें बहादुर से कौन अपने शरीर का मालिश कराता था? तो लेखक के बेटा यानी कि किशोर। कौन कराता था? किशोर कराता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा? तो यह रिश्तेदार के पत्नी ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुनना। कहता है लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? और अगर आपको विश्वास नहीं ना, जाकर भाई क्वेश्चन वर्क देख लेना, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1912 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया? तो यह लिया गया परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी मिला? जी हाँ दोस्तों, जब वो 27 ईयर्स के थे, जब वो 27 वर्ष के थे तो उनको ये संगीत अकादमी अवार्ड मिला हुआ था। तो बताइए कहीं पर ऑप्शन दिया हुआ 27 वर्ष? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुना। कहता है कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? तो रहे 2-2.5 साल, ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, 2-2.5 साल ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? किनकी गतिविधियों पर? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोप की गतिविधियों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुनना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किसी हर हालत में याद रहना चाहिए। अर्थात जितने भी मैं 100 MCQ कराऊंगा, ये सारे के सारे MCQ वही MCQ जो आप लोगों को चाहिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में वो हेल्प कर सके। तो सारे के सारे MCQ आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। चलिए, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी जो है ना वह दक्षिण फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में ही, लेकिन कहाँ है, किस दिशा में है? तो दक्षिण फ्रांस में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्या कहता है? ध्यान सुनना। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है, नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? यानी किसने लिखा था? एक खिड़की, एक दीवार में खिड़की रहती थी, तो वो लिखा था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? जो लेखक की माँ है वो क्या कर रही थी? तो वो मसाला पीस रही थी। क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी। तो बताइए कहीं पर आप मसाला शब्द है? जी हाँ, दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहते हैं सरपट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो तेज
तेजी बोल सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यतेंद्र मिश्र ने एस्पिक मैक के विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया था? जी हाँ दोस्तों, शहीद पत्रिका का संपादन किया था, इसका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 22 क्या कहता है, ध्यान सुना। अमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खान का ननिहाल कहाँ है? अरे भाई ये तो अगर आप सारांश अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ना तो मियाज ही मस्त हो जाएगा, यानी कि काशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुना, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बिस्मिल्लाह खान अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते थे? तो मामू से भी ले लेते थे, मौसी से भी, नानी से भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अर्थात उपरोक्त सभी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा चीज़ सोचा हूं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा। मैं वो चीज़ आपको देने वाला हूं जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार क्या है? मतलब किसने ये लिखा है? तो लिखा है महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है क्या महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हो गई? तो महात्मा गांधी की जो हत्या है वह 1948 ईस्वी को हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहता है कि सेन साहब के, क्या बोल रहा है, सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? आप बताइए, यहाँ पे सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? कितनी लड़कियां थी? तो वो थी 5। ठीक है, और इन 5 का नाम याद कर लेना, क्योंकि 2 नंबर में पूछ लेता है कि सेन साहब की सभी लड़कियों का नाम लिखिए, और आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न बना हुआ है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता क्या है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले? किस राजा का पालियम ताम्रपत्र मिला? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि राजा बरगुन की। साथियों अगर आपको जो भी प्रश्न आता है उसको आप लाइव चैट में जरूर दे दीजिए आंसर। हाँ, इसीलिए तो आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिला हुआ है ना। और बाद में यह वीडियो कैसा लगा आपको ये भी एडवाइस है, और ये भी बताना है कि इसका नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँ जो 50 MCQ बच जाएगा वो, और उसके अलावा जो 4 सब्जेक्ट बच जाए उस सभी का भी। ये सारे के सारे ऑफिशियल मॉडल पेपर है साथियों। इसी देख लिए प्रश्न को देखिए, इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, प्रश्न पूछता है। तो आपको क्वेश्चन को समझना है, ना कि चीज़ों को रटना है कि कैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्या कि बेतमा ताम्रपत्र, क्या बोल रहा है, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? अरे भाई इससे आसान क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1020 ईस्वी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप जानते हैं कि त, थ, द, ध, है ना। तो ये चाहे क्या है, ये दांत से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? दांत से बोला जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। कहीं पर लिखा हुआ है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जैसे हमने बोला ओम, हमने क्या बोला ओम, तो यहाँ पर ध्यान से सुना, जैसे ही ओम लिखा जाता है इस बात का मतलब हुआ कि जिसमें 3 गुना समय, जैसे भी कहीं पर ऐसा सिंबल आ जाए शब्दों के बीच में तो समझिए कि वहाँ पर कैसे समय लग रहा है, 3 गुना समय लग रहा है। और जहाँ पर 3 गुना समय लगता है वो होता है आपका प्लुत स्वर वर्ण। क्या होता है? प्लुत स्वर वर्ण। चलिए तो कहीं पर प्लुत स्वर वर्ण दिखाई दे रहा है? जी हाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी है? बच्चों साथियों देखिए, अनुवांशिक का मतलब होता है कि वैसे वर्ण जो नाक से बोला जाता है। किससे बोला जाता है?
जो नाक से बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग के पांचवा जो अक्षर है ना उसको हम क्या बोलते हैं? नाक से बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क का पांचवा अक्षर क्या होगा? अंगा होगा। च का पांचवा अक्षर क्या होगा? इया होगा। ट का पांचवा अक्षर क्या होगा? न होगा। त का पांचवा अक्षर क्या होगा? न होगा। और प का पांचवा अक्षर क्या होगा? आपका म हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, इसी को हम क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना, इसी को हम बोलते हैं अनुनासिक। यानी इनकी संख्या कितना हो गई? 5 हो गई। तो बताइए कहीं पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है? जी हाँ दोस्तों, दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता क्या है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। ये तो बच्चों वाला खेल है भाई। चलिए कहीं पे 5 लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दुष्कर। दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दुष्कर कैसे करें? दुहु दुहु धन कर इक्वल में क्या होगा? दुष्कर होगा। तो बताइए कहीं पर दु धन कर लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर एक भी प्रश्न का गलत आंसर नहीं बताया जाएगा साथियों, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? य र ल व कौन व्यंजन है? तो आपको याद है कि य र ल व को अंतः अस्त व्यंजन बोलते हैं। तैलाबे स, मूर्धन स, दन स, ह को क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ यरल है, अर्थात यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? छात्र को ऐसे लिखते हैं। छात्र ऐसे लिखा, कालिदास कैसे लिखता है? कालिदास ऐसे लिखा जाता है। घनिष्ठ सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? कहता है कि मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? साथियों अभी तक आपने प्रत्यय वाला वीडियो नहीं देखा है, उपसर्ग वाला वीडियो नहीं देखा है, तो जाकर वहाँ देख लेना। मैं वैसा ट्रिक बताया हूँ, आपका दिमाग ही हिल जाएगा। और उसका लिंक कहाँ मिलेगा? आई बटन और प्लस में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और बात, अगर अभी तक आप व्हाट्सएप नंबर पर नहीं जुड़े, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ। फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए। और आप लोगों का जो भी समस्या होगा, आप अपने समस्याओं का मतलब ओपन कीजिएगा। मैं आप लोगों को पूरी की पूरी करने की कोशिश करूँगा। ओके चलिए, तो इसका राइट रहे, जब भी आपको उपसर्ग या प्रत्यय या संधि से प्रश्न पूछे तो उसका आप संधि विच्छेद कर लीजिए। जब आप संधि विच्छेद कर लीजिएगा ना, तो 100% आपका आंसर सही होने की चांसेस होती है। तो मनुज को कहते हैं म धन अनुज, म धन अनुज बनेगा मनुज, अर्थात कहीं पर म ऑप्शन है? जी हाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहते हैं कि निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो अरे भाई ऐसे लिखते हैं ना, जैसे हमने मिला कि राम कैसे हो, हम लिखते हैं ना राम कैसे हो, तो कैसे सब क्या है? WH क्वेश्चन है, तो हम ऐसे नहीं देते हैं। तो ये क्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। कहीं ऐसा दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के बेसिकली 5 भेद हैं। कौन कौन है? क्या आपको याद है? हाँ, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा है समूहवाचक, पांचवा है भाववाचक। ठीक है, ये संज्ञा के 5 भेद हैं। कहता है कि आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है? अरे भाई ये किसी व्यक्ति के व्यक्तिवाचक, ठीक है, विशेष नाम है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? अरे भाई इससे आसान क्या हो सकती है? शब्द की जाति को हम बोलते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? कोई कहते नहीं मैं शक्तिशाली हूँ, क्या हूँ? मैं शक्तिशाली हूँ। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शक्तिशाली होनी चाहिए। ठीक है,
वो बलवान है। चलिए तो बताइए शक्ति का राइट सब सही लिंग क्या हो सकता है, तो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्त्रीलिंग। ठीक है, ओके। कहता है कि जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। अरे भाई ये भी कहने वाली बात, एक वचन नाम से क्लियर है कि जिस संख्या से एक का बोध हो उसे एक वचन, जिस संख्या से द्वि का बोध हो उसे द्विवचन, और जिस संख्या से दो से अधिक का बोध हो उसे बोलते हैं बहुवचन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। एक एक के बारे में जिक्र कर रहा है, एक एक के बारे में जिक्र कर रहा है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के बेसिकली 8 भेद हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि को के लिए किस कारक की विभक्ति है। तो हाँ दोस्तों, संप्रदान कारक है। किस कारक की, संप्रदान कारक के लिए ये आधा म होता है, इसका मतलब होता है को या के लिए। ठीक है, तो बताइए कहीं पर संप्रदान कारक लिखा हुआ है। हाँ लिखा तो हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि शिकारी ने बाघ मारा। शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है। जहां पर ने क्या समझते, कर्ता ने, अर्थात कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है। जहां पर भी साथियों ध्यान से ना जो सो शब्द की बात आ जाए तो यह संबंध को बताता है। किसको बताता है, संबंध अर्थात रिलेशन को बताता है। तो उसे हम कह सकते हैं कि यह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है। तो साथियों ऐसा क्या है, यह एक सर्वनाम है। ऐसा क्या है, सर्वनाम है। तो किसी विशेषण के पहले, ठीक है, किसी शब्द के पहले अगर सर्वनाम लग जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, करें धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है। धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, फिर प्रत्यय वाला शब्द है। भाई जाकर देख लेना इस वीडियो को, इसका लिंक यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन, और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो प्लीज जुड़ जाना, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ। तो धार्मिक को कैसे संधि विच्छेद करेंगे, तो धर्म धन एक। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो प्रत्यय जो होता है ना वो लास्ट में जुड़ता है, अर्थात ये ई क्या है, दिस इज आपका प्रत्यय, ये क्या है, प्रत्यय है। तो बताइए कहीं पर एक शब्द लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू है, ठीक है, तो वह कह रहा है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन क्रिया कहते हैं। मान लीजिए ये कर्ता है, ठीक है, और ये क्या है, ये अदर व्यक्ति है, ये अदर व्यक्ति है, ये कर्ता है। अब ये काम नहीं करता, ये स्वयं काम नहीं करते, बल्कि ये किसी काम को इसको प्रेरित कर रहा है। तो प्रेरित से क्या समझते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जी हाँ दोस्तों, आप सही बोले, प्रेरित से होता है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।